बोट एक ऐसा ब्रांड जिसकी डाउनफॉल स्टोरी हर जगह छाई रही। मौत नहीं, इकोसिस्टम नहीं, बस एक मार्केटिंग बुलबुला। लेकिन आज हम बिल्कुल ऑपोजिट एंगल से देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि बोट अभी कहां खड़ा है, बल्कि ये भी कि अगले 3 से 5 साल में वो अपने 2022 से 23 वाले पीक तक, यानी मार्केट लीडरशिप, प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रांड ट्रस्ट, तीनों एक साथ कैसे वापस पहुंच सकता है। ये कोई हाइप वीडियो नहीं, एक रियलिस्टिक रोड मैप है। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले करंट स्थिति समझते हैं, क्योंकि किसी भी कमबैक प्लान की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप आज खड़े हैं। FY23 में बोट को 129 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वो पॉइंट जहां से सबने मान लिया था कि ब्रांड खत्म हो रहा है। FY25 आते आते तस्वीर बदली। कंपनी ने 60 से 61 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 3097 से 3100 करोड़ रुपए रहा। Q1 FY26 में रेवेन्यू साल दर साल 11.54% बढ़ा, 572 करोड़ रुपए से 638 करोड़ रुपए तक, और प्रॉफिट 31 करोड़ रुपए के घाटे से 21 करोड़ रुपए के मुनाफे तक पहुंचा, यानी 168% का सुधार। एबिडा मार्जिन भी FY23 के नेगेटिव 1.77% से बढ़कर Q1 FY26 में 6.6% तक आ गया। लेकिन यहां एक ईमानदार बात, FY25 का प्रॉफिट ज्यादा सेल्स से नहीं बल्कि कॉस्ट कटिंग से आया। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू असल में 3122 करोड़ रुपए FY24 से घटकर 3097.8 करोड़ रुपए FY25 रह गया। यानी असली कमबैक अभी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ ब्लीडिंग रुकी है। तो अब सवाल ये है, आगे का रास्ता क्या हो ताकि ये सिर्फ रुकना ना रहे बल्कि दोबारा ग्रोथ बने। इसे मैं 3 फेज में बांटता हूं, अगले 12 महीने, अगले 3 साल और अगले 5 साल। फेज 1, अगले 12 महीने। नींव को मजबूत करना सबसे पहला और जरूरी कदम है IPO और गवर्नेंस की सफाई। बोट की IPO फाइलिंग में जो इश्यूज सामने आए हैं, बैंक रिटर्न्स का मिसमैच, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मिसयूज, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन से जुड़े नियमों का उल्लंघन, इन्हें सिर्फ एक्नॉलेज करना काफी नहीं, इन्हें ट्रांसपेरेंटली रिजॉल्व करना होगा। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीस्टेट करने की बात कही है, यह सही दिशा है। अनलिस्टेड इक्विटी की कीमत 6 महीनों में 1675 रुपए से 1450 रुपए तक गिर चुकी है। ये दिखाता है कि मार्केट अभी सतर्क है। अगर अगले 12 महीनों में कंपनी साफ रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स के साथ IPO में उतरती है, तो यही पहला भरोसा बहाली का कदम होगा। दूसरा जरूरी कदम है एम्प्लॉय रिटेंशन। FY23 से FY25 तक एट्रिशन रेट 27.09% से बढ़कर 34.18% तक पहुंच गया, यानी हर 3 में से 1 एम्प्लॉय कंपनी छोड़ रहा था। नए CEO गौरव नायर के नेतृत्व में अगर अगले साल में यह आंकड़ा 25% के नीचे आता है, तो यह दिखाएगा कि प्रोफेशनलाइजेशन सिर्फ शब्द नहीं, असल में लोगों को रोकने वाला कल्चर बन रहा है। तीसरा, डेटा सिक्योरिटी को दुरुस्त करना। 2024 का डेटा ब्रीच 75 लाख कस्टमर्स की जानकारी सिर्फ 180 रुपए में डार्क वेब पर एक बड़ा ट्रस्ट क्राइसिस था। अगले 12 महीनों में अगर कंपनी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट करवाकर सर्टिफिकेशन हासिल करती है, तो प्रीमियम की तरफ बढ़ते हुए ये जरूरी नींव बनेगी, क्योंकि प्रीमियम खरीदने वाला ग्राहक ट्रस्ट को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होता है। चौथा कदम जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस्ड बनाना। बोट की शुरुआती सफलता का बड़ा कारण ऑनलाइन फर्स्ट D2C मॉडल था, लेकिन सिर्फ Amazon, फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट देकर बिकना अब काफी नहीं है। अगले 12 महीनों में अगर कंपनी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और बड़े रिटेल चेन्स के साथ पार्टनरशिप बढ़ाती है, तो प्रीमियम कस्टमर तक पहुंच आसान होगी, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट अक्सर छूकर, सुनकर, ट्राई करके खरीदा जाता है, सिर्फ फोटो देखकर नहीं। फेज 2, अगले 3 साल। प्रीमियम और नई कैटेगरीज में असली जगह बनाना। यहीं से असली ग्रोथ स्टोरी शुरू होनी चाहिए। बोट की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो ना सबसे सस्ता था, ना सबसे अलग। कंपनी ने इसे पहचानते हुए निर्वाणा बाय बोट प्रीमियम लाइन शुरू की है।
स्नैपड्रैगन पावर्ड ईयरबड्स जैसे निर्वाणा यूटोपिया 2 प्रो, जो सीधे सोनी और बोस को टक्कर देने के लिए बने हैं। अगले 3 साल में असली टेस्ट ये होगा कि क्या ये लाइन सिर्फ 1-2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट तक सीमित रहती है या पूरे प्राइस बैंड में फैलती है, यानी 5,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच एक मजबूत प्रीमियम पोर्टफोलियो जो असली R&D बैक डिफरेंशिएशन के साथ आए, ना कि सिर्फ नई पैकेजिंग के साथ। साथ ही कंपनी को अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को गहराई देनी होगी। साउंड बार अवांटे प्राइम एक्स 700 वॉट डॉल्बी एटम्स और होम प्रोजेक्टर बोट सिनेहेड M1 की एंट्री सही दिशा में कदम है। अगले 3 साल में अगर बोट होम एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में टीवी, स्मार्ट स्पीकर या यहां तक कि स्मार्ट होम डिवाइस तक जेन्युइनली विस्तार करता है, तो ये उसे सिर्फ पर्सनल ऑडियो ब्रांड से कंज्यूमर टेक ब्रांड में बदल देगा, जो बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉक होगा। स्मार्ट वॉच सेगमेंट में भी दिशा बदलनी होगी। 2024 में पूरे भारत का स्मार्ट वॉच मार्केट 34% गिरा। आईडीसी के मुताबिक ये गिरावट फीचर की अनडिफरेंशिएशन की वजह से थी, कोई जेन्युइन इनोवेशन नहीं था। बोट ने टाइप सी चार्जिंग वाली स्टॉर्म कॉल 4 और अल्टीमेट वोग 2 जैसी वॉचेस लॉन्च करके एक शुरुआत की है। अगले 3 साल में इसे हेल्थ सेंसर एक्यूरेसी, बेहतर बैटरी लाइफ और असली सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ आगे बढ़ाना होगा, ताकि कस्टमर इसे एक बार ट्राई करके ड्रॉअर में रखने वाला प्रोडक्ट ना समझे, बल्कि रोज इस्तेमाल करने वाला डिवाइस माने। इसी फेज में ग्लोबल एक्सपेंशन को गति देनी होगी। कंपनी GCC यानी गल्फ देशों में विस्तार कर रही है, ताकि सिर्फ भारत पर निर्भरता का रिस्क कम हो। अगले 3 साल में अगर एक भी बड़ा नया इंटरनेशनल मार्केट जेन्युइनली कैप्चर होता है, तो रेवेन्यू बेस पूरी तरह बदल सकता है। ये कंपनी को सिर्फ एक देश की इकोनॉमिक साइकिल पर निर्भर रहने से बचाएगा। इस पूरे फेज में कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीचे के सेगमेंट में नॉइज, बोल्ट, पीट्रॉन जैसे ब्रांड्स उतनी ही आक्रामकता से लड़ रहे हैं, और ऊपर की तरफ सोनी, JBL के अलावा अब एप्पल और सैमसंग का पूरा इकोसिस्टम भी मौजूद है। बोट के लिए बीच का रास्ता निकालना, प्रीमियम में एंट्री करना, लेकिन बिना अपनी मास मार्केट पहचान और डिस्ट्रीब्यूशन ताकत खोए, एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट रहेगा। जो ब्रांड सिर्फ प्राइस वॉर में उलझा रहेगा, वो हमेशा हारेगा। जो जेन्युइन डिफरेंशिएशन बनाएगा, वही टिकेगा। फेज 3, अगले 5 साल असली मोट और इकोसिस्टम बनाना। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी फेज है। बोट के पास आज कोई ऐसा मोट नहीं है जो कस्टमर को रोके रखे। कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कोई ऐसा ऐप जो सीरियसली इस्तेमाल हो। बोट टैग, जो एक IoT ट्रैकिंग डिवाइस है, इस दिशा में पहला कदम है। अगले 5 साल में असली मोट तभी बनेगा जब बोट के ईयरफोन्स, वॉचेस, ट्रैकर और साउंड बार एक ही सॉफ्टवेयर लेयर से जुड़े। एक ऐसा कंपेनियन ऐप जो सारे डिवाइस को सीमलेसली कनेक्ट करे, हेल्थ डेटा को एक जगह दिखाए और डिवाइस स्विच करने पर कस्टमर को कुछ खोने का एहसास कराए। यही वो चीज है जो एप्पल अपने इकोसिस्टम के साथ करता है, और यही वो चीज है जिसकी कमी ने पहले बोट को कमजोर बनाया था। यहाँ एक जरूरी बिजनेस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC बनाम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी LTV। पहले वाला मार्केटिंग हैवी मॉडल था, जिसमें नया कस्टमर लाने की कॉस्ट लगातार बढ़ रही थी, पर रिटेंशन कम होने से LTV कम रहता था। FY22 में मार्केटिंग खर्च 99 करोड़ रुपए से बढ़कर FY23 में 428 करोड़ रुपए हो गया था। 4 गुना से ज्यादा जंप सिर्फ 1 साल में। अब कंपनी उस पैसे को ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से खर्च कर रही है। IPO दस्तावेजों के मुताबिक नई पूंजी में से 225 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए और 150 करोड़ रुपए स्ट्रक्चर्ड ब्रांड बिल्डिंग के लिए रखा गया है। बेतरतीब जलाया जाने वाला पैसा नहीं। अगर अगले 5 साल में एक असली इकोसिस्टम बनता है, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर दोबारा वही ब्रांड चुनने लगेगा, जिससे CAC कम होगा और LTV बढ़ेगा। यही वो गणित है जो एक ब्रांड को कमोडिटी से अलग करता है।
मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर भी लंबी अवधि की सोच जरूरी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ जेवी सही दिशा में कदम है, लेकिन असली आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब कंपनी सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि कंपोनेंट डिजाइन और R&D में भी निवेश करे। भारत सरकार की PLI स्कीम के तहत इंक्रीमेंटल सेल्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाली कंपनियों को सेक्टर के हिसाब से 4% से 18% तक इंसेंट मिलता है। अगर बोट इसका पूरा फायदा उठाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, जिससे प्रीमियम सेगमेंट में भी बेहतर मार्जिन्स कमाना मुमकिन होगा। एक और चुनौती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कस्टमर की धारणा को बदलना। एक बार जब कोई ब्रांड सस्ता और मास मार्केट के तौर पर लोगों के दिमाग में बैठ जाता है तो उसे प्रीमियम के तौर पर दोबारा स्थापित करना बेहद मुश्किल काम होता है। Xiaomi ने भी भारत में यही चुनौती झेली। सालों तक बजट फोन ब्रांड कहलाने के बाद प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री में काफी वक्त लगा। बोट के लिए भी निर्वाणा जैसी लाइन को सिर्फ लॉन्च करना काफी नहीं है, उसे असल में उस पैसे के लायक एक्सपीरियंस देना होगा, वरना कंज्यूमर का भरोसा एक झटके में टूट सकता है। अब सवाल है, क्या ये सब मिलकर बोट को वहां वापस पहुंचा सकता है जहां वो 2022-23 में था? जवाब रियलिस्टिक रखना जरूरी है। 2022 वाला पीक एक अलग तरह के मार्केट का नतीजा था, जहां सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट और आक्रामक मार्केटिंग से मार्केट शेयर जीता जा सकता था। वो खेल खत्म हो चुका है। लेकिन एक नए तरह का पीक जरूर मुमकिन है, जहां ग्रोथ टॉप लाइन से आए, ना कि सिर्फ कॉस्ट कटिंग से, जहां मार्जिन्स प्रीमियम प्रोडक्ट से बने और जहां ब्रांड सिर्फ डिस्काउंट के भरोसे नहीं बल्कि असली प्रोडक्ट वैल्यू और इकोसिस्टम लॉक इन के भरोसे टिका हो। इतिहास में ऐसी मिसालें मिलती हैं। एप्पल 1997 में दिवालिया होने के कगार पर था। इससे पहले कि स्टीव जॉब्स की वापसी के साथ पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई कर प्रीमियम पोजीशनिंग पर फोकस किया गया। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग की तरफ अपना पूरा मॉडल दोबारा बनाया। ये कमबैक्स गारंटी नहीं देते कि बोट भी वैसा करेगा, लेकिन दिखाते हैं कि ब्रांड का गिरना कहानी का अंत नहीं होता। आज भी बोट भारत के पर्सनल ऑडियो मार्केट में करीब 26% वैल्यू शेयर और 34% वॉल्यूम शेयर के साथ 5 सालों से नंबर 1 बना हुआ है। ये फाउंडेशन बहुत मजबूत है। IDC के हालिया आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि 2024 की समग्र गिरावट के बीच भी बोट का ओवरऑल मार्केट शेयर असल में 26% से बढ़कर 27.6% हो गया। यानी कंपटीशन तेज होने के बावजूद कंपनी अपनी जमीन नहीं खो रही। अगर इस फाउंडेशन पर ऊपर बताए 3 फेज गवर्नेंस और ट्रस्ट की सफाई, प्रीमियम व नई कैटेगरीज में असली इनोवेशन और लंबी अवधि में एक जेन्युइन इकोसिस्टम ईमानदारी से एग्जीक्यूट होते हैं, तो अगले 5 साल में बोट का दोबारा भारत के कंज्यूमर टेक स्पेस में एक मजबूत, प्रॉफिटेबल और भरोसेमंद लीडर बनना पूरी तरह मुमकिन है। ये वापसी 2022 वाले हाइप जैसी नहीं दिखेगी। कोई वायरल पल, कोई IPL धमाका नहीं होगा। ये दिखेगी नंबर्स में, तिमाही दर तिमाही स्थिर ग्रोथ में, बेहतर मार्जिन्स में, कम एट्रिशन में और एक ऐसे ब्रांड में जो डिस्काउंट के दम पर नहीं, प्रोडक्ट वैल्यू और ट्रस्ट के दम पर टिका हो। और शायद यही भारत के हर स्टार्टअप के लिए असली लेसन है। गिरना बुरा नहीं है, गिरने के बाद क्या सीखा गया और कितनी ईमानदारी से बदला गया, वही तय करता है कि कहानी आगे कैसे लिखी जाएगी। बोट का रियलिटी चेक आ चुका था। अब असली सवाल यह है कि अगले 5 साल में वो उससे क्या बनाता है और क्या वो एक बार फिर उस मुकाम को छू पाता है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी।